हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशल के अंदर से, विच इज़ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला चैप्टर है। मतलब इसके अंदर कॉन्सेप्ट करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा एकदम ए टू जेड। पढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना एट द एंड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट पीपल्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट economic activities, so we group these activities on some criterions. These groups are also called as sectors. इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। मतलब दुनिया में या फिर इंडिया में अलग अलग या फिर हर एक एरिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स पाए जाएंगे। उनकी अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई फार्मिंग का है तो कोई इंडस्ट्रीज़ में है, कोई फिशिंग कर रहा है ना, कोई लेबर है। तो सबकी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में ला करके इसका नाम दे दिया है सेक्टर। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया है, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है जिसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, इट इज़ सेक्टर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया सेक्टर क्या होता है ना, जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हम लोग इन्हीं सेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो इंडिया में चलती हैं। ठीक है, तो इंडियन सेक्टर्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो मैं नेट ऑफ कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। सबसे पहला है नेचर ऑफ द एक्टिविटी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ये तीन टाइप्स के यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, ये तीन टाइप्स के। तो हम लोग नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मतलब फर्स्ट होता है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड होता है एंड टर्शियरी मतलब थर्ड होता है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ने वाले हैं। फिर ओनरशिप के बेसिस के ऊपर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा पब्लिकली, और प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी या प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्टर है ना। कभी भी कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या लगता है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के सबसे पहले हम लोग को पैसा लगता है, उसका प्रोडक्ट बनाना पड़ता है ना। तो हम लोग इसी चीज़ को एज एन वेरी लेकर के एक स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्टर्स ले जाने वाले हैं। ठीक है ना, ये तीन सेक्टर्स के थ्रू आउट हम लोग ले जाने वाले हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं इसको। और साथ में प्राइमरी मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, तो पहला सेक्टर हमारा आता है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। तो तुम लोग इस फोटो के अंदर देख रहे होंगे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रो किया जाता है, मतलब कहाँ पर, फील्ड्स में, मतलब एग्रीकल्चर में जो है यहाँ पर फार्मिंग कर कर जो है इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स फार्मिंग से ही नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग से भी आती हैं, फिशिंग से भी आती है और माइनिंग से आती है, फॉरेस्ट्री से आती है। फॉरेस्ट्री से जो है काफ़ी प्लांट्स आते हैं, हंटिंग से एनिमल्स को हंट किया जाता है, फिशिंग से फिशेस आती हैं एंड माइनिंग से जो है ये कोल निकाला जाता है ना। तो इसको हम लोग सब, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरली है। तो नेचर की तरफ से आए हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को अंडरटेकन करके हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं और इसको सर्विस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर आर ऑल्सो नोन एज एन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर जब तुम माइंड में वर्ड लोगे ना, तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये क्या है, ये है एक प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये है एक प्राइमरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर, अब प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में हम लोग ने जो है नेचुरली ग्रो किया। ठीक है, नेचुरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरली नेचर की तरफ से जो रिसोर्स बनते हैं उनको हम लोग ने ग्रो किया प्राइमरी सेक्टर के अंदर हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग क्या करना है हमको, अब देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे हम लोग ने शुगर केन बना दी। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर के अंदर शुगर केन बनती है। अब वही प्राइमरी सेक्टर के अंदर से शुगर केन जो है आती है सेकेंडरी सेक्टर में, और वहाँ पर उस शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, और मतलब कि एक नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक ऐसा गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको जो है मार्केट में जाकर के सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा गुड बना दिया जाता है उस नेचुरल रिसोर्स को, है ना। और ये काम कौन करता है, ये काम किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर भी।
ठीक है ना। और ये आता है अगला स्टेप, ये प्राइमरी सेक्टर के बाद का स्टेप है ना। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग ने जो है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है ग्रो कर लिए नेचुरली। ठीक है, आप उसी नेचुरली ग्रो करने वाले को सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं और उसको फाइनली प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड मशीनरीज एंड मैन्युफैक्चर करते हैं उसको और एक अच्छा प्रॉपर गुड बनाते हैं ताकि जो है वो मार्केट में जाकर सेल हो सके। एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन। कॉटन एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में कॉटन बनाते हैं, उसके सेकेंडरी सेक्टर में आने का उसको प्रोसेस करके उसके काफ़ी क्लोथ्स बनाए जाते हैं एंड उन्हीं कॉटन क्लोथ्स को जो है मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी सेक्टर में आकर के गुड बन गया। ठीक है, अब वो जाता है कहाँ, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, एक बार हम लोग ने नेचुरल रिसोर्स ले ली, उससे हम लोग ने जाकर उसको मैन्युफैक्चर करके एक अच्छा गुड बनाया। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद गुड बनाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, अब उसको सेकेंडरी सेक्टर में लाना है। ठीक है, ताकि वो एक नेचुरल रिसोर्स बनता है, उसको गुड बनाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में लाना है। अब वही सेकेंडरी सेक्टर में लाने के लिए वो थोड़ा ना अपने आप उठ कर आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या लगेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ठीक है ना, उसको जो है एक दूसरे को इंटर कनेक्ट करने वाला एक अलग सा सेक्टर लगेगा, एक ऐसा सेक्टर लगेगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सपोर्ट भी करे। ठीक है ना, दोनों को इंटरकनेक्ट भी करे एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। ठीक है ना, तो ये कौन सा कहाँ सेक्टर करता है, ये काम करता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है ना, इस काम को कंप्लीट करता है क्या, कौन सा सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और वही अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर का काम वही होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये दोनों जो है ना, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को हेल्प करता है, दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, दोनों को डेवलप करने के लिए हेल्प भी करता है। ठीक है ना, तो तुम यहाँ तक पूरा पढ़ सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल तुम टीचर्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन्स, बार्बर्स, हमने तो अभी ट्रांसपोर्टेशन का एक हेल्प जो है तुमको खाली एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तुम इसमें बैंक्स ले सकते हो, टीचर्स ले सकते हो, ठीक है, डॉक्टर्स ले सकते हो, वॉशरमैन्स ले सकते हो, बार्बर्स है, कॉल सेंटर्स है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है, जो इन दोनों सेक्टर्स को हेल्प करती है, दोनों को इंटरकनेक्ट करती है एंड इन दोनों को हेल्प करने के साथ साथ जो है अपना खुद का काम भी कर लेती है, उसको एक सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स तुम लोग को टीच करते हैं। ठीक है, वो एक तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल सी टेक्निक है इन तीनों सेक्टर्स को याद करने की। ठीक है ना, तीनों सेक्टर्स को जो है तुमको डायरेक्टली याद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, जिसके क्या करना, देखो प्राइमरी सेक्टर ले रहे हो, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ले रहे हो तो उसको प्राइमरी सेक्टर नाम देना ही नहीं, उसको नाम देना एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको नाम देना एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जब तुम एग्रीकल्चर सेक्टर सोचोगे ना तो तुमको समझ में आएगा, हाँ ना, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुमको पूरी डेफिनेशन अपने आप खुद से ही बना सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का नहीं याद आ रहा, ठीक है ना, अगर सेकेंडरी सेक्टर का याद नहीं आ रहा ना तो इसको तुम लोग एज एन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आई नो। ठीक है ना, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तुम कह सकते हो। टर्शरी में जब आ जाओ, ठीक है, अगर तुम्हारी टर्शरी सेक्टर है तो उसको कैसे नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम क्या टर्शरी सेक्टर का, उसको हम दे सकते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, जो कि कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाती, बट क्या करती है, सिर्फ सर्विस देती है। ठीक है ना, तुम्हारा दूध वाला वो भी तुमको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो भी किस सेक्टर में आ रहा है, टर्शरी सेक्टर में आता है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर्स को हम लोग अभी करने वाले हैं कंपेयर, बड़े प्यार से। द थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and a large number of people's work in them to produce these goods and services. But how do we calculate that how much goods and services are produced and how many people's work in each sector? ठीक है, देखिए, अब देखो अलग अलग सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर अलग काम करता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर अलग काम करता है और टर्शियरी सेक्टर जो है अपना अलग काम करता है। तो अब इन तीनों सेक्टर्स अगर अलग काम करते हैं तो इन तीनों सेक्टर्स में हर एक सेक्टर में हर एक अलग अलग इंसान होंगे। ठीक है, अलग अलग लोग होंगे काम करने के लिए। ठीक है, अलग अलग उनको सैलरीज मिलती होंगी। ठीक है, और अलग अलग तरीके से गुड्स बनाए जाते होंगे और अलग अलग क्वांटिटीज़ में, अलग अलग क्वालिटीज़ में गुड्स बनाए जाते होंगे। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो किए जाते हैं,
ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जो मतलब शुगर केन होंगे, वो कभी किस टाइम पे शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती होगी, ठीक है। कभी टोमेटो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते होंगे, कभी पोटैटो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते होंगे, कभी कोई और फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता होगा, ठीक है। इसके लिए क्या लगता है, ज़्यादा लोग लगते हैं, ठीक है ना। और कितनी क्वांटिटी में गुड्स बने, कितनी क्वांटिटी में गुड्स गए, ठीक है ना। तो इन सबको कैलकुलेट कैसे करना है ना, वो हम समझने वाले कि इन सबको कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब तुमको मैं आगे समझाता हूँ, है ना। तो देखो अब तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, बिकॉज इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, बिकॉज हमने अब तक इस चैप्टर को कभी कंप्लीट नहीं किया और एक न्यू चैप्टर है, ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल टू ऐड थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इवन दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना। कैलकुलेट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ हर एक सेक्टर में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी थाउजेंड्स ऑफ 10,000 20,000 कितने भी बल्क क्वांटिटी में जो है गुड्स बनते होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर हैं इंडिया में, कितने फार्मर्स हैं इंडिया में, है ना, कितने कितने फिशर्स हैं इंडिया में, ठीक है, कितने लोग माइनिंग करते हैं इंडिया के अंदर, है ना, बहुत सारे। सेकेंडरी सेक्टर में जाओगे तो कितनी सारी कंपनीज हैं जो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करती है, उसमें लाखों लोग वर्क करते हैं, ठीक है, लाखों लेबर्स होते हैं। तो उनको थोड़ी ना हम लोग गिनने जा सकते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों उनके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उनको थोड़ी ना हम लोग इंडिया में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, हम थोड़ी ना सबको जाके गिनने वाले हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं। Economics suggests that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers, ठीक है ना। इन गुड्स को डायरेक्टली वैल्यू करो, ठीक है ना, इनको यूज़ करो बट विदाउट ऐड किए, ठीक है। इतना क्यों ध्यान देना है, सीधा जो है उनको यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल तुमको एग्जाम्पल समझाता हूँ। इफ़ 10 kg 10,000 kgs ऑफ वीट इज सोल्ड एट 20 रुपीज़ पर kg, the value of the wheat will be rupees 2 lakh. The value of the 5,000 coconuts at rupees 15 per per coconut will be 75,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up, ठीक है। तो एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग। देखो अभी हम लोग सब जाकर के एक एक गिन नहीं सकते कि, ठीक है ना, कि आज कितने जो है टोमेटोज़ निकाले, आज कितने पोटैटोज़ निकाले, ठीक है, आज कितनी क्वांटिटी में शुगर बनी, ठीक है, कितने किलोज़ में शुगर बनी, ठीक है, आज कितनी क्वांटिटी में तुम्हारी नोटबुक्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये सब जाकर के हम लोग गिन नहीं सकते ना, हर एक के 1 2 3 4 ऐसे गिनी नहीं, ऐसा नहीं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जितनी क्वान्टिटीज़ में बने हैं, ठीक है, जितनी क्वान्टिटीज़ में बने हैं उतने किलो को पर रुपीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आज समझो कि आज 10,000 किलो की जो है वीट बनाई गई है, ठीक है ना, और 1 किलो वीट को 20 रुपये में बेचा जाता है ना। तो 2 लाख रुपए की वीट हम लोग ने बेच दी, ठीक है, 2 लाख रुपए की वीट जो है हमने बेच दी है। 5,000 कोकोनट बनते हैं एक दिन में, और हर एक कोकोनट की प्राइस 15 रुपये है, तो 75,000 रुपीज़ उस दिन का हमारा इनकम हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग जो है ना गुड्स को जो है, गुड्स और सर्विस तीन सेक्टर्स के कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन प्रिकॉशन, नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस और सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, ठीक है। हर एक चीज़ को काउंट करना ज़रूरी भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर बिन टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स विच इज फाइनल गुड्स, टेक द एग्जांपल ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था भाई यार, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बिन फुकट डाल दिया गया, ठीक है। हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी, अब तुमने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारी जीडीपी गिर गई, ठीक है, अभी इंडिया की जीडीपी गिरने वाली है, या फिर इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई पे जा चुकी है, ठीक है ना। ये तो ये क्या होता है, ये जीडीपी क्या है, ठीक है। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हमारे लैंग्वेज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, वही समझते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ जीडीपी। ये क्या होता है, ये टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, प्रोवाइड्स इन अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर दैट ईयर, ठीक है ना। तो ये जीडीपी का मतलब ये होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि साल के एंड में हर एक सेक्टर में कितने गुड्स बने और कितने गुड्स बेचे गए,
ठीक है, उनकी टोटल प्रोडक्शन क्या थी उस सेक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर ईयर में, उसको कैलकुलेट करके हमारी जीडीपी निकाली जाती है. And the sum of production in these three sectors uh, gives what is called as gross domestic product of the country. मतलब कि इन तीनों सेक्टर में पर सेक्टर में जितनी प्रोडक्शन निकली उस सबको सम अप करके, उन तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन को सम अप करके हमारी जीडीपी बनती है. हाँ, किसी भी कंट्री की जीडीपी बनती है. अब बनते हु कैलकुलेट्स द जीडीपी? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैलकुलेट करती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स के अंदर हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर्स जनरली एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, जनरली इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. बट एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिगेंस टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड दैन बिफोर. ठीक है, मैनी पीपल्स कुड नाउ take up other activities. Buying and selling activities increased many times. ठीक है, however, at this stage most of the goods produced were natural products from the agriculture sector and most people were employed in these sectors. तुमको पढ़कर ही समझ गया होगा इसका मतलब. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हैं तुम एक बार पढ़ लेना स्लाइड्स को. ठीक है, ये देखो टर्शियरी सेक्टर का है, उसको भी पढ़ लेना. प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया. In this graph, you can see how the total production has grown up in the 40 years. 40 साल में कितना प्रोडक्शन ग्रो हुआ है. तुम खुद यहाँ पर इसके पेज के अंदर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रो हुआ है. ठीक है, मैं तुमको इसको दिखा देता हूँ. ये हमने एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई है. ठीक है, देखो ये 1973 टू 1974 की बात है. ठीक है, और ये 2013 और 2014 की बात है. और तुम सीधा सम अप देखो कितना हुआ है. ठीक है ना, करोड़ में रुपीज़ में हुआ है. पहले सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक था. ठीक है, नाउ इट क्रॉस्ड 55 लाख रुपीज़. ठीक है, नो इट्स 5 करोड़. ठीक है ना, 5 करोड़, 5 करोड़, लिटरली 5 करोड़. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स वर्क दिस आउट. ठीक है ना, ये सारे के आंसर्स जो तुम लोग को मिल जाएंगे यार, ये बेवजह हमने डाल दिया स्लाइड्स में. रिस्किंग इम्पोर्टेंसी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन. ठीक है ना, risking. ठीक है, over the 40 years between 1973 and 2013 and 14, while production in all the three sectors has been increased, it has been increased the most in the tertiary sector. ठीक है, मोस्टली इन द टर्शियरी सेक्टर में क्यों ग्रो हुआ है? बिकॉज काफ़ी डॉक्टर्स प्रोड्यूस हैं, इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं. इस रीज़न से ये सेक्टर भी काफ़ी ग्रो हो पा रहा है. ठीक है, एज द रिजल्ट इन द ईयर 2013 and 2014 द टर्शियरी सेक्टर हैज बीन इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. स्टार्ट में प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हुआ करता था, बट नाउ टर्शियरी सेक्टर ने 2013-14 के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया. बिकॉज जो इनकी प्रोडक्शन है, इनकी जो कैपेबिलिटी है सर्विस देने की, वो काफ़ी ग्रो हो गई. टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ इंडिया के अंदर पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर. वाई दिस सेक्टर बिकम्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देर विल बी सेवरल रीजन्स. ये क्वेश्चन आपका पास्ट क्वेश्चन है. ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा हो गया डाल दिया. ठीक है, कुछ 2013 का ही क्वेश्चन है. नहीं, 2013 का नहीं होगा, 2019 का क्वेश्चन है कुछ. ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछा गया था, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. आ जाओ. कि रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंसी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू द पीपल्स. ठीक है, टर्शियरी सेक्टर इसलिए ग्रो हुआ बिकॉज टर्शियरी सेक्टर एक मात्र ऐसा सेक्टर था जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था. ठीक है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर, जैसे कि हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सर्विसेज हैं इस टाइम में इंडिया में. ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड लाइक एक्टिविटीज़ आर वाइटल. मतलब इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई गुड्स बन रहे हैं, तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड्स बन गए, अब गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वही काम क्या करता है? यही करता है. ठीक है, इसीलिए जो है इसकी जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई. विद द इंक्रीज ऑफ इनकम लेवल ऑफ द पीपल्स, मोर सर्विसेज वेर नीडेड और डिमांडेड बाई द पीपल्स. ठीक है, आजकल इंडिया में कितने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है ना, तो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गेनिंग द इंक्रीज ऑफ द इनकम. ओके,
New services based on the survey information and communication has become the essential and it provides employment to the peoples in large numbers. Also ये सेक्टर ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है लोगों को एंड काफ़ी लोगों का प्रॉफिट भी हुआ है इसके कारण. ये तुम्हारी जीडीपी देख सकते हो. ठीक है. वाई डिड अ सिमिलर शिफ्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स हैपेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. चैप्टर बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है. आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट. टेक एग्जाम्पल्स ऑफ लक्ष्मी. ये तुम्हारी एन सी आर टी के अंदर तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे हम लोग मोर एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इस वाले पार्ट को जो है अगले लेक्चर में कवर अप करें. तो यहाँ पर हम लोग अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है. रीज़न इसके पीछे बहुत सिंपल है कि बोर हो जाएंगे बच्चे. ठीक है. 20 मिनट से ऊपर हो चुका है तो, और चैप्टर थोड़ा लेंदी लगा मुझे तो टाइम लगेगा इस चैप्टर को. तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1. आज की वीडियो का यहाँ पे ख़त्म. हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें हम लोग पूरा चैप्टर को स्क्रैच से कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना. पूरा स्क्रैच से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को. तो इस वाली वीडियो के ऊपर करीबन 4 जो है हमको लाइक्स चाहिए. लेकिन उस चीज़ के लिए हमारे को इस वीडियो के अंदर हम लोग को 5 लाइक्स की ज़रूरत है. तो जल्दी से 5 लाइक्स करवा दीजिए इस वीडियो के ऊपर. आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है पार्ट 2 इस चैप्टर का मिल जाएगा. फिर हम लोग पार्ट 3 भी लेके आएंगे. काफ़ी बड़ा चैप्टर है. तो तब तक हम किसी नई वीडियो के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय.